बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कम्प्लेक्स रिएक्शन में चेन रिएक्शन देख लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी कहीं स्टडी किया होगा कि चेन रिएक्शंस क्या होते हैं, जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है कोई भी इंटरमीडिएट या रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो वो क्या है कि फिर क्या करते हैं, चेन को प्रोपगेट करते हैं, मीन आपस में रिएक्ट करते रहते हैं या दूसरे रिएक्टर्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और साथ साथ यही इंटरमीडिएट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और उस टाइम तक चलता रहता है ये रिएक्शन जब तक वो रिएक्शन मीडियम के अंदर इंटरमीडिएट मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इनका क्या होता है, चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप इनका होता है चेन प्रोपेगेशन। समटाइम चेन इनहिबिशन भी आता है, जब प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट वहाँ पे कंज्यूम हो रही है या प्रोडक्ट को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो रिएक्शन को ये प्रोडक्ट बन के इनहिबिट भी कर सकती है। या इसी तरह हमारे पास क्या है, चेन की टर्मिनेशन, यानी रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, जब हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की रिएक्शन का, जो कि ये बना रहे हैं हमारे पास HBr। ठीक है, इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। इसके मेन स्टेप हमारे पास क्या होंगे कि पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप हमारे पास चेन प्रोपेगेशन, थर्ड स्टेप समटाइम इसको हम कह देते हैं कि चेन इनहिबिशन हो सकती है, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि चेन की टर्मिनेशन हो सकती है। तो इसमें हम जो है चेन रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। द एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन दैट इज बिलीव्ड टू टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन इज कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं HBr के अंदर। तो यहाँ से ये लग रहा है कि ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस होगा कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ब्रोमीन का है। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया, तो ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स रिएक्शन है। चेन रिएक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है, सिंपल रिएक्शन नहीं है हमारे पास। तो इसको स्टडी किसने किया हम वो देख लेते हैं। बोडरस्टीन आफ्टर हैविंग completed his kinetic study on the reaction between hydrogen and iodine studied the kinetics of reaction between hydrogen and bromine in a similar way। हाइड्रोजन एंड आयोडीन की जो काइनेटिक्स है वो हमारे पास क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। पीछे की आपने एग्जांपल भी पढ़ी होगी कि 2HI की डीकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, लग तो ये भी बायोमोलिकुलर है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी शो करी है ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन नहीं है। along with another scientist named Lind, यानी बोडनस्टेन एंड लिंड ने इस मैकेनिज्म को स्टडी किया, but this time the results were quite different from the previous one। The equation for the rate of reaction is given as below। कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन थी कि HBr की फॉर्मेशन का रेट हम ले रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ये कुछ फ्रैक्शनल टर्म आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन नहीं है। तो इसका रेट किस पे इक्वल है, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अंडर रूट ऑफ ब्रोमीन है यहाँ पे, इसीलिए इसको 1/2 किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के प्राइम HBr ओवर ब्रोमीन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे कि ये कैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये बन रहा है। ठीक है, वेयर के एंड के प्राइम आर कांस्टेंट, इट इज क्लियर दैट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिएक्शन। जो पीछे हमारे पास रिएक्शन है, हम पीछे देखो 5.158। ठीक है, ये इस रिएक्शन को तो देख के लग रहा था कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा या बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमें लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इन 1920 क्रिश्चियनसन एंड हर्ट्जफेल्ड proposed a satisfactory chain mechanism for the formation of HBr, which is given as below। ठीक है, कि उस रिएक्शन के लिए कैसे ये चेन रिएक्शन है, क्या फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड में क्या हो रहा है, ठीक है, और इन द एंड हमारे पास चेन टर्मिनेट कैसे हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो डीकम्पोज हो रहा है दो ब्रोमीन के एटम्स के अंदर। ठीक है, या इंटरमीडिएट हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर ये
डीकम्पोज हो रहा है ब्रोमीन, ठीक है, जिसे हम रेडिकल्स भी कह लेते हैं समटाइम। तो ब्रोमीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है दो ब्रोमाइड मॉलिक्यूल रेडिकल्स के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है। तो ये रेडिकल्स को यहाँ पे किस लिए शो किया जा रहा है कि हमारे पास इसको डॉट से शो किया जाता है, ठीक है, कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ब्रोमीन से ब्रोमाइड रेडिकल प्रोड्यूस हुए। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये इनिशिएशन स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चेन की हमारे पास प्रोपेगेशन है कि जिसमें ब्रोमीन का रेडिकल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाएगा HBr जो कि प्रोडक्ट है, और एक साथ हाइड्रोजन का रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का रेडिकल है, वो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या बनाएगा HBr, और अगेन हमारे पास क्या हो गया, ब्रोमीन का रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एक रेडिकल हमारे पास अब क्या हो गया, हाइड्रोजन का रेडिकल जो कि सेकंड रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट हमारे पास K2 है। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रोमीन का रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, रेट कांस्टेंट हमारे पास K3 है। अब क्या हो सकता है कि जो हाइड्रोजन का रेडिकल था वो भी HBr के साथ मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना सकता है, और फिर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन रेडिकल को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। ये जो रेडिकल हैं आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, तो ये कंज्यूम भी हो रहे होते हैं और साथ साथ रिप्रोड्यूस भी होते हैं, और इन दी एंड हमारे पास क्या होगा कि ब्रोमीन के जो रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन होकर ब्रोमीन का अगेन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, और लास्ट स्टेप को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास चेन टर्मिनेशन है। तो ये 5 स्टेप है, तो उनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K1 K2 K3 K4 एंड K5। The mechanism shown in the equation shows three types of reaction step. First कौन सा था, initiation। second हमारे पास क्या था, propagation, यानी कि जिसमें रेडिकल आपस में प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। एंड टर्मिनेशन, टर्मिनेशन जहाँ पे रेडिकल खत्म हो रहे हैं। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेन रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है, वेयर हाइड्रोजन रेडिकल एंड ब्रोमीन रेडिकल आर द चेन कैरियर्स, ये चेन कैरियर्स हैं, मतलब यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड आउट होते रहते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप वन ब्रोमीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू टू ब्रोमाइड रेडिकल्स, द चेन कैरियर्स, and this is the initiation step. Then in step 2 and 3, the propagation step, the chain carrier react with the molecule of one of the reactant to give the another chain carrier along with the product, के product भी बनी और साथ other chain carrier भी बने हैं। Step 4 is usually termed as inhibition step, as it involves the removal of molecule of the product, कि यहाँ पे product जो है वो consume out होना शुरू हो जाती है। The last step is the termination step, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या, टर्मिनेशन स्टेप, इन विच टू ब्रोमीन रेडिकल कंबाइन टू गिव वन ब्रोमीन रेडिकल, वन ब्रोमीन मॉलिक्यूल के फुल नॉर्मल मॉलिक्यूल ब्रोमीन का प्रोड्यूस हो जाता है। यूजिंग द मैकेनिज्म शोन इन इक्वेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन, कि हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देखना है, तो वो हमने देखना है कि वो किस किस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, टोटल रेट उसका निकालना है। टोटल रेट निकालने के लिए हम ये देखेंगे किस किस रिएक्शन में HBr प्रोड्यूस हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे किस किस रिएक्शन के अंदर वो यूटिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड वाले में HBr प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड में प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्थ में कंज्यूम हो रहा है। तो यही करेंगे हम कि सेकंड का सेकंड रिएक्शन का रेट लिखेंगे, थर्ड का रेट लिखेंगे, और उसको माइनस कर देंगे फोर्थ के रेट के अंदर से। तो आपको पता है सेकंड का रेट क्या बनेगा, कि इसके लिए रिएक्टेंट क्या है K2, और रेट कांस्टेंट आ गया, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एंड ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन, ठीक है। ब्रोमीन रेडिकल और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आएगी K2 के लिए, और यहाँ पे K3 के लिए क्या आएगा, K3 इंटू हाइड्रोजन रेडिकल एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और इसके अंदर से माइनस कर देंगे हम K4 हाइड्रोजन रेडिकल और HBr की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन, रेट ऑफ थर्ड रिएक्शन, माइनस कर दें इसके अंदर से रेट ऑफ फोर्थ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि
ये रेट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लिखी, तो ये क्या बनी, K2 Br रेडिकल H2 प्लस K3 Br मॉलिक्यूल H रेडिकल माइनस K4 H रेडिकल एंड कंसंट्रेशन ऑफ HBr। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे कि हमारे पास जो K3 एंड K4 है, इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो कॉमन है, तो हम यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल को कॉमन निकालेंगे, बाकी टर्म हमारे पास इसी तरह ही है। तो ये क्या बन जाएगा, K3 वाली साइड देखें, K3 इंटू बी आर माइनस K4 HBr, ठीक है। ये हाइड्रोजन अब रेडिकल है। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू, अगर हमारे पास हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू हो तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू निकालेंगे और ब्रोमीन रेडिकल जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये हमारे पास क्या थे, ब्रोमीन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट थे। द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज एम्प्लॉयड, दस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन इज गिवन बाय, ठीक है। अब हमारे पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, मे भी आप लोगों ने स्टडी किया हो पहले कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये होती है कि जब भी हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट हो या शॉर्ट लिव स्पीशीज हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, क्यों उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि जितना कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो होता है उतना ही वो कंज्यूम हो जाता है, उसकी टोटल जो कंसंट्रेशन होती है वो नेट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास जीरो ही होती है। तो इसके लिए हम करते हैं क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट माइनस कर देते हैं रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द इंटरमीडिएट, और टोटल हमारे पास क्या होता है, जीरो होती है कंसंट्रेशन। तो ये अगर आप ये देखें, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वी हैव डी बी आर रेडिकल और डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी रेट ऑफ ब्रोमीन रेडिकल जो है वो हमारे पास नेट रेट जो है हमारे पास जीरो होता है, यानी कि जितना वो कंज्यूम हो रहा है, जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही वो कंज्यूम भी हो जाता है। तो इसके लिए ऊपर वाली इक्वेशन 5.162 देखते हैं कि हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल से माइनस कर दें हमारे पास रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। तो हम ये देखेंगे किस किस सेक्शन में ये प्रोड्यूस हो रहा है और किस सेक्शन के अंदर ये डीकम्पोज हो रहा है। एक्चुअली आपको ये जो 5 स्टेप है ये याद होने चाहिए, अगर आपने ये ठीक लिखे तो आप रेट ऑफ रिएक्शंस को भी ठीक लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखें कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन रेडिकल पहले में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में कंज्यूम हो रहा है, थर्ड में प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्थ में प्रोड्यूस हो रहा है और फिफ्थ के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। यानी यूटिलाइज किस में हो रहा है, सेकंड एंड फिफ्थ के अंदर, और प्रोड्यूस किस में हो रहा है, पहले में, तीसरे में और चौथे के अंदर, ठीक है। तो यही करेंगे हम कि यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉजिटिव में आ जाएगा, सेकंड में कंज्यूम हो रहा था, थर्ड और फोर्थ में प्रोड्यूस हो रहा है और फिफ्थ वाले के अंदर भी कंज्यूम हो रहा है। जो जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यूटिलाइज्ड हो रहा है, वो माइनस में आएगा और जो है दूसरी वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने के रेट कांस्टेंट के साथ 2 लिखा है, एक्चुअल में अगर आप इसको 2 नहीं भी करोगे, इस फर्स्ट वाले के साथ भी और फोर्थ वाले के साथ भी 2 नहीं करेंगे तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अदरवाइज ये 2 जाके आगे कैंसिल आउट हो जाता है। एक्चुअल में ये 2 मेरा ख्याल है कि नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्यों, आप देख लें कि एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल था तो उसने 2 ब्रोमीन रेडिकल प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है, ये रेट जो है हमारे पास K1 Br2 के लिहाज से आना है। इसी तरह हमारे पास क्या है, बी आर का स्केयर है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है, 2K5 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे 2K5 लगाया हुआ है, तो आप इसको जब खुद करेंगे तो ये 2 मत लगाइएगा दोनों साइडों पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन वाले प्लस कर दिए और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वाले माइनस कर दिए, और हमें ये भी पता है कि ओवरऑल जिसकी जो है वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डी बी आर और डी टी की जगह पे क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो अब जो माइनस वाली टर्म है इक्वेशन के दूसरी साइड पे चले जाएंगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब माइनस वाली टर्म हमारे पास कौन सी थी, K2 वाली और K5 वाली, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, K2 ब्रोमीन रेडिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस K5 ब्रोमीन रेडिकल स्केयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एक्शन, थर्ड एक्शन एंड फोर्थ एक्शन, ठीक है। अब उसका रेट लिख रहे हैं, K3 Br मॉलिक्यूल प्लस K1 Br मॉलिक्यूल प्लस K3 Br मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रेडिकल प्लस K4 हाइड्रोजन रेडिकल एंड HBr,
ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू को सेपरेट भी निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रेडिकल जो है हम उसको सेपरेट निकाल दें। एक्चुअली अगर नहीं भी निकालेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमने एंड पे जाके इसकी वैल्यू जो है ना ये 5.16 के अंदर पुट करनी है। अगर हम यहाँ पे इसको कॉमन निकाल लेते हैं हाइड्रोजन को, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सिर्फ K3 और K4 वाली टर्म के अंदर है, हाइड्रोजन रेडिकल की बात कर रही हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा K3 Br मॉलिक्यूल, ठीक है। Br मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, Br2 है, प्लस K4 और HBr, और कॉमन लिया हुआ है हमने हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5.161 के ओके। अब हम क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, ब्रोमीन की वैल्यू निकाल ली है हमारे पास 5.163 के अंदर। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन रेडिकल के लिए क्या होगा कि हम देखेंगे किस रिएक्शन के अंदर ये हाइड्रोजन रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ कहाँ ये कंज्यूम हो रहा है। तो अगेन हम जाएंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है कि कितने स्टेप हैं। अब देखें सेकेंड स्टेप में ये प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन रेडिकल, थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन 2 में ये प्रोड्यूस हो रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा, 3 और 4 में क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे K2 इंटू ब्रोमीन रेडिकल प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माइनस इंटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माइनस K3 हाइड्रोजन रेडिकल ब्रोमीन मॉलिक्यूल माइनस K4 HBr एंड हाइड्रोजन रेडिकल। अब वही हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ जो है कंजप्शन जो है वो इक्वल होता है जीरो के। जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती हैं तो उसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, जीरो पुट कर देंगे। हम यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं कि जो टर्म हमारे पास माइनस में है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगी तो वो प्लस में हो जाएंगी। माइनस की टर्म हमारे पास क्या है, K3 और K4 वाली, तो उन टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएंगी, और K2 वाली साइड एक साइड पे रह जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम सेम वही प्रोसेस कर देंगे, हाइड्रोजन जहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लिया, और ये कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, K3 ब्रोमीन रेडिकल प्लस K4 HBr, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन के ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को आगे पुट करेंगे। अब ये हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास कि हाइड्रोजन रेडिकल इज इक्वल टू K2 ब्रोमीन रेडिकल H2 डिवाइडेड बाय K3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्लस K4 HBr। Putting this value of hydrogen into the equation 5.163 यानी हाइड्रोजन की वैल्यू हमने निकाल ली, हम ब्रोमीन वाली वैल्यू के अंदर इसको पुट करके तो हम ब्रोमीन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ब्रोमीन रेडिकल की, ठीक है। अब किस इक्वेशन में पुट करना है हमने, 5.163 के अंदर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल कहाँ है, ये जो हमने कॉमन निकाला था एंड पे बिल्कुल, ठीक है, कि ये जो हमने कॉमन निकाला था ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है और कहीं भी हाइड्रोजन रेडिकल नहीं है तो ये सारी इक्वेशन पहले इसी तरह आएगी, सिर्फ एंड पे हमने क्या करना है, हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये सेम इक्वेशन है, जस्ट हम एंड पे ये जो टर्म आ रही है हाइड्रोजन की रेडिकल की वैल्यू वो पुट कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पहले वाली इक्वेशन है सारी, ठीक है, जस्ट हाइड्रोजन की वैल्यू है इसके अंदर, K2 ब्रोमीन रेडिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस K5 ब्रोमीन रेडिकल स्क्वायर, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि ये 2 नहीं लिखना, आप इधर देखोगे ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू K1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्लस K3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्लस K4 HBr, और इसके साथ मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे, ये जो लाइन के नीचे कर दिया इन्होंने क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो के इसकी वैल्यू, अब ये हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू है यहाँ पे, आप ऊपर देख भी सकते हैं इक्वेशन से, ये क्या वैल्यू हमारे पास, K2 ब्रोमीन रेडिकल इंटू H2 डिवाइडेड बाय K3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्लस K4 HBr।
ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई इक्वेशन में कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाली की यानी K2 और K5 वाली तो ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। अब हमारे अगर आप ये देखें कि ये K3 और K4 इधर ऊपर भी इक्वेशन में और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हाइड्रोजन वाली टर्म है उसके डिनोमिनेटर में भी है K3 एंड K4, तो हम K3 एंड K4 वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे, रिमेनिंग टर्म हमारे पास ऐसी रह जाएगी। तो इस साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बन रह जाएगा, K1 वाली टर्म और K2 वाली टर्म रह जाएगी हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, K1 बर्मीन मॉलिक्यूल प्लस K2 Br रेडिकल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं, हमने निकालना है बर्मीन का रेडिकल, ठीक है। अब ये देखें दोनों साइड पे हमारे पास क्या इक्वेशन में प्लस के साथ K2 वाली वैल्यूज है। अब हम इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे K2 वाली वैल्यूज हैं इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब कि इस साइड पे K2 वाली वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन है उसके अंदर से K2 की वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, K5 Br रेडिकल स्केयर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक टर्म रह जाएगी, K2 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या रह गया, K1 Br रेडिकल Br मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमारे पास K5 के साथ क्या था, Br रेडिकल का स्केयर है, तो हम इस वैल्यू को Br रेडिकल को निकालना है ना हम, तो K5 से दूसरी साइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें उन्होंने पहले 2 लिखा हुआ था तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास टर्म क्या बन रही है, K1 बर्मीन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय K5। अब बर्मीन रेडिकल का स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट या स्केयर रूट जिसे हम कहते हैं, तो हमारे पास सिंगल जो बर्मीन रेडिकल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बर्मीन रेडिकल इस साइड पे जब अंडर रूट ले रहे हैं तो ये स्केयर कट जाएगा और दूसरी साइड पे अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो ये 5.165 इक्वेशन क्या बन जाएगी, बर्मीन रेडिकल इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय K5 अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय बर्मीन मॉलिक्यूल अंडर रूट। अब हमारे पास क्या है, बर्मीन रेडिकल की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस बर्मीन रेडिकल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब क्या है, अगर आप हाइड्रोजन की वैल्यू देखें तो इसके अंदर क्या है, K2 बर्मीन रेडिकल, ये जो K बर्मीन रेडिकल हम यहाँ पे अगर बर्मीन की वैल्यू पुट कर दें रेडिकल की तो हमारे पास हाइड्रोजन रेडिकल की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कि K2 था बर्मीन रेडिकल की वैल्यू आ गई, बाकी टर्म इसी तरह आ गई, तो ये हमारे पास 5.166 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास बरोमीन की भी और हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.166 के अंदर और बरोमीन की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ गई 5.165 ए के अंदर। हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे हाइड्रोजन रेडिकल की भी और बरोमीन रेडिकल की अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ अब दोनों वैल्यूज हैं तो हम इसको पुट कर सकते हैं जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr था, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन देखें तो वही कहाँ कहाँ पे वैल्यू पुट होगी, 5.161 इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। तो यहाँ पे दो जगह पे पुट होगा कि एक जगह पे बर्मीन की वैल्यू पुट होगी बर्मीन रेडिकल की और एक जगह पे हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू पुट होगी, ठीक है। K2 के साथ हमारे पास क्या है, बर्मीन रेडिकल की वैल्यू पुट हो रही है और K3 K4 से जो कॉमन निकाला हुआ है उसके अंदर से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू पुट हो रही है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, K2H2, ये तो प्रीवियस वाला है और यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू पुट की है। इसी तरह हमारे पास क्या है
हम ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू पुट कर रहे हैं और साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इक्वेशन को दोबारा एक दफा देख लें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू पुट कर रहे हैं और ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये हमारे पास बाकी जो है हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रेडिकल की वैल्यू पुट कर रहे हैं और रिमेनिंग टर्म इसके साथ जैसे भी आ रही है उस सारी को उसी तरह ही लिखेंगे। और ये K3Br और K4HBr जो है प्रीवियस वाली टर्म के ऊपर अंदर से आ रहा है, जस्ट हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू पुट की है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि जो कॉमन टर्म है इस इक्वेशन के अंदर हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो अब ये दोनों प्लस वाली टर्म्स के अंदर से देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है हमारे पास K2 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, ठीक है, और K1 K5 डिवाइडेड बाय K5 अंडर रूट, ठीक है, ये स्केयर रूट यानी 1/2 ये उसका आ गया। और साथ साथ ब्रोमीन रेडिकल ब्रोमीन मालिक्यूल का हाफ, ठीक है, ये यानी कि ये डिनोमिनेटर के ऊपर जितनी भी टर्म है हमारे पास ये सारी की सारी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। और इसी तरह ये जो सारी फर्स्ट वाली टर्म है ना ये कॉमन आ रही है, तो फर्स्ट वाली टर्म पूरी कॉमन आ रही है तो इसके लिए 1 आएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया K3 ब्रोमीन मालिक्यूल माइनस K4HBr और डिवीजन में हमारे पास क्या रह गया, K3 ब्रोमीन मालिक्यूल प्लस K4HBr, ठीक है, ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज रहेगी। अब जो कॉमन टर्म है हमने उसका कुछ नहीं करना, वो उसको ऐसे ही रहने देना है। और दूसरी वाली टर्म का हम देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि एक टर्म हमारे पास क्या है 1 है और दूसरी टर्म के नीचे जो है K3 ब्रोमीन मालिक्यूल प्लस K4HBr है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 के साथ नीचे वाली टर्म जो है मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म उसी तरह ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, K3 ब्रोमीन मालिक्यूल प्लस K4HBr। अब दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, प्लस के साथ ये टर्म इसी तरह आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, K3 ब्रोमीन मालिक्यूल माइनस K4HBr। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि K4HBr वाली टर्म एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो ये क्या होगा, एक ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी। रिमेनिंग क्या है, K3 वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव में है तो 1 K3 वाली टर्म और 1 ये जो है दूसरी दफ़ा K3 वाली टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाता है 2 होगा। तो ये क्या बनेगा 2K3 ब्रोमीन मालिक्यूल डिवाइडेड बाय K3 ब्रोमीन मालिक्यूल प्लस K4HBr। और बाकी ये जो टर्म थी हमारे पास जो कॉमन निकली हुई है वो वैसी टर्म है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस अंदर वाली टर्म को और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम अंदर वाली टर्म को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या करें, एक्चुअल में ये जो डिनोमिनेटर में K3Br2 वाली टर्म है हम इसको कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करें कि फुल इक्वेशन को K3Br2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से भी यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए K3Br2 कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ठीक है। इसके नीचे भी जो है 1 इसके नीचे K4 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, K3Br2 वाली टर्म आ जाएगी, ठीक। और जो थर्ड वाली टर्म जो ऊपर टर्म है हमारे पास हम उसको भी क्या कर सकते हैं, उसके नीचे भी जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 जो है वो इसी तरह हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा जो कि इक्वेशन में बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली सारी टर्म कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ये रह जाएगा 1 प्लस K4HBr डिवाइडेड बाय K3 ब्रोमीन मालिक्यूल। और ऊपर हमारे पास क्या रह गया, ऊपर इक्वेशन में 2 रह गया था वो 2 ब्रैकेट से बाहर आ गया कि ये बन गया 2K2 K1 डिवाइडेड बाय K5 अंडर रूट और ये हमारे पास हाइड्रोजन मालिक्यूल और ब्रोमीन का मालिक्यूल हाफ।
ठीक है। अब हम इक्वेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी बजाय हम एक एक कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं। तो ऊपर वाली टर्म डी न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, टू की वैल्यू भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, के टू है कांस्टेंट है, के वन कांस्टेंट है, के फाइव कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट्स को मिला के हम उसकी जगह सिंपल के लिख देते हैं। ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है कि के इज इक्वल टू टू के टू इंटू के वन डिवाइडेड बाई के फाइव और अंडर रूट इसका आ गया। तो इस सारी टर्म की जगह पे हमने सिंपल के लिख दिया, बाकी टर्म वैसे ही आएगी हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल हाफ। और नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट है, के फोर और के थ्री। ठीक है, तो उसकी जगह पे भी हम एक और कांस्टेंट यूज कर देते हैं, जिसे हम के प्राइम कह रहे हैं, के फोर डिवाइडेड बाई के थ्री इज इक्वल टू के प्राइम आ गया हमारे पास। The above equation shows the similar relation between the reaction rate and the reactant concentration as was found experimentally. ठीक है, कि जब ये इस तरह का इक्वेशन यूज की गई तो फिर उसके पास जो है ना ये फाइनल रिजल्ट आया कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि हमारे पास इस तरह के ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, जो चेन रिएक्शन है ये इसका हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का। तो हम कांस्टेंट्स की वैल्यू देख ली कि हमारे पास क्या है, स्मॉल कांस्टेंट की बजाय हमने उनको कंबाइन करके के और के प्राइम कर दिया, बाकी वो ऐसे रह गया। ठीक है, जब टाइम जीरो है तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो हो तो ये क्या होगा, जब एच बी आर जीरो होगा तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, जो ऊपर न्यूमिनेटर में है वो क्या है, टर्म के इनटू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ब्रोमीन कंसंट्रेशन जो कि हाफ है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर इज 1.5, यानी 1 जो है हाइड्रोजन के लिए है और 0.5 जो है वो ब्रोमीन के लिए है, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ठीक है, कि जब हम ये कंसंट्रेशन रखते हैं कि 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका आता है, तो वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr आता है। ठीक है, जो थ्योरेटिकली साइंटिस्ट ने दी थी एम्पेरिकल इक्वेशन इसके लिए, वो जो है प्रूव हो जाती है यहाँ पे कि फ्रैक्शनल ऑर्डर में ये जो है ना HBr की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू जो है ना ऐसे होती है। और एक्सपेरिमेंटली और जो हमारे पास कैलकुलेटेड यहाँ वैल्यूज होती हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हैं इस केस के अंदर। तो ये तो था चेन रिएक्शन, और जिसमें हमने एग्जांपल ली है यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का रिएक्शन, और इसकी वजह से हमारे पास HBr प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक एग्जांपल आ जाती है।